नमस्कार मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं, मैं देवाराम सारन स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट पर। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। अपन बात कर रहे थे एग्रोनॉमी में। पिछली क्लास में अपन ने नर्सरी के बारे में पढ़ा था। अगर अपन पिछली क्लास की बात करें तो उसमें अपन ने नर्सरी के बारे में पढ़ा था और ट्रांसप्लांटिंग के बारे में पढ़ा था। नर्सरी तथा अपन ने ट्रांसप्लांटिंग के बारे में पढ़ा था। वो अपने सिक्स जो लेक्चर था उसके अंदर अपन ने नर्सरी और ट्रांसप्लांटिंग के बारे में पढ़ा था। आज अपन है उससे आगे बात करने वाले हैं। आज अपन पढ़ेंगे उससे आगे इष्टतम पादप संख्या के बारे में पढ़ेंगे और प्लांट पॉपुलेशन के बारे में अपन आज बात करने वाले हैं। उससे पहले अपन बात करें कि मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं कि हम क्या पढ़े, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट पर जो भी मैटर अवेलेबल है उनको आपको पढ़ते रहना चाहिए साथ साथ में, और अपने नोट्स है वो खुद बनाते रहना चाहिए। अब अपन बात करते हैं आज के अपने लेसन की। तो आज अपना लेसन है अपने आज के लेसन के अंदर अपन 2 चैप्टर कवर करने की कोशिश करेंगे। 2 चैप्टर कवर करेंगे। 2 छोटे छोटे चैप्टर है, उनको अपन एक साथ में ही पढ़ेंगे। पहले तो आज अपन पढ़ेंगे क्रॉप डेंसिटी एंड जियोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। क्रॉप डेंसिटी अपन पहले पढ़ चुके हैं पिछले सेमेस्टर में। अपन पिछले लेक्चर में अपन ने बात की थी क्रॉप डेंसिटी की। शायद 5वां लेक्चर था, उसके अंदर अपन क्रॉप डेंसिटी पढ़े थे। पादप जो फसल घनत्व है उसके बारे में अपन ने बात की थी। तो आज अपन बात करेंगे जियोमेट्री के बारे में। जियोमेट्री का मतलब होता है ज्यामिति। क्या होता है? जियोमेट्री का मतलब होता है ज्यामिति, यानी कि फसलों को किस प्रकार से लगाया जाता है, फसलों को लगाने की जियोमेट्री क्या होनी चाहिए, फसलों को लगाने की ज्यामिति है वो क्या होनी चाहिए, उस पर है आज अपन बात करने वाले हैं। पहले अगर अपन क्रॉप जियोमेट्री की बात करें, फसल ज्यामिति की बात करें, तो प्राकृतिक संसाधनों का कुशलता पूर्वक उपयोग करते हुए किसी क्षेत्र में निश्चित पंक्तियों तथा स्तंभों यानी कि R/P पंक्ति और पौधों की संख्या के बीच में पौधों की व्यवस्था को ही फसल ज्यामिति कहा जाता है। प्राकृतिक संसाधनों का अपन कुशलता पूर्वक उपयोग करते हुए किसी निश्चित क्षेत्र के अंदर पौधे से पंक्ति से पंक्ति की संख्या, वो कॉलम से कॉलम की संख्या को अपन निश्चित करते हुए जिस रूप में अपन पौधों को लगाते हैं उसको अपन क्रॉप ज्योमेट्री कहते हैं, फसल ज्यामिति कहते हैं। मान लो ये अपना एक खेत है, उसके अंदर अपन को फसल लगानी है, तो अपन ने पहले इस पंक्ति में फसलों को लगाएंगे, इस पंक्ति में फसलों को लगाएंगे, फिर अपन इधर कॉलमों में लगाएंगे इस प्रकार से। तो ये एक जो ज्योमेट्री बन रही है, संरचना बन रही है, ज्यामिति बन रही है, इसको एक क्रॉप ज्योमेट्री बोलते हैं। और क्रॉप ज्योमेट्री से अगर अपन व्यवस्थित क्रॉप ज्योमेट्री में फसलों को लगाते हैं तो अपन को अधिक उपज प्राप्त होती है, फसलों की वृद्धि करने का है उनको पर्याप्त स्थान मिल जाता है, इसलिए अपन को क्रॉप ज्योमेट्री आवश्यक होता है। अगर कोई डेफिनेशन पूछे तो अपन को ये लिखनी है कि प्राकृतिक संसाधनों का कुशलता पूर्वक उपयोग करते हुए किसी क्षेत्र में निश्चित पंक्ति एवं स्तंभ के मध्य स्तंभ की दूरी को ध्यान में रखते हुए पौधों की व्यवस्था को ही फसल ज्यामिति कहा जाता है। यह प्राकृतिक संसाधनों के उचित उपयोग के लिए बहुत ही आवश्यक है। प्राकृतिक संसाधनों के उचित उपयोग के लिए जो क्रॉप ज्योमेट्री है वो बहुत ही उपयोग है। जैसे प्रकाश हो गया, जल हो गया, स्थान हो गया, इनके निश्चित मात्रा में या उचित उपयोग करने के लिए अपन को क्रॉप को है हमेशा ही क्रॉप ज्योमेट्री के अनुसार लगाना चाहिए, फसल ज्यामिति के अनुसार लगाना चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों में जैसे प्रकाश, जल, पोषक तत्व व स्थान आदि के प्रकाश, जल, पोषक तत्व व स्थान आदि के है अपन को प्रॉपर यूज करने के लिए है अपन इन फसलों को है ज्योमेट्री में लगाते हैं, ज्यामिति में लगाते हैं। अब है कि फसल उत्पादन के लिए विभिन्न प्रकार की फसल ज्यामिति उपलब्ध है। अपन को अगर फसल को उपलब्ध करना है तो इसके लिए विभिन्न प्रकार की अपन फसल ज्योमेट्री लगा सकते हैं। अगर अपन हॉर्टिकल्चर में बात करें तो 5-6 विधि है, जैसे वर्गाकार हो गई, आयताकार हो गई, त्रिभुजाकार हो गई, सम और पंचभुजाकार हो गई, छठभुजाकार हो गई। वैसे वो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है, उद्यानिकी फसलें हैं, उनको लगाने के लिए है। अगर अपन बात करें एग्रोनॉमिक क्रॉप्स के बारे में, सस्य विज्ञान की फसलों की बात करें, तो इसमें पहली ज्योमेट्री है वो है रैंडम प्लांट ज्योमेट्री। रैंडम प्लांट ज्योमेट्री का मतलब होता है यादृच्छिक पौध ज्यामिति, या अपन है छिटकुआ विधि से अगर फसलों को उगाते हैं तो उसको अपन रैंडम प्लांट ज्योमेट्री बोलेंगे। छिटकुआ विधि से अगर अपन किसी फसल को उगाते हैं तो पंक्ति से पंक्ति और पौधे से पौधे की दूरी का अपन को निश्चित माप पता नहीं होता है,
उस प्रकार की होती है जिसमें कोई विशेष निश्चित पंक्ति नहीं होती है, पौधे से पौधे के बीच की पंक्ति नहीं होती है, विशेष दूरी नहीं होती है, उसको अपन बोलेंगे रैंडम प्लांट क्रॉप ज्योमेट्री। इस विधि में पौधों को छिटकुआ विधि से बुआई की जाती है। जो अपन खेत में छिटकुआ विधि से बुआई करते हैं फसलों की, उसमें अपन ये रैंडम प्लांट ज्योमेट्री होती है। इसमें पंक्ति व पौधे के बीच की दूरी का ध्यान नहीं रखा जाता है। रैंडम प्लांट ज्योमेट्री में क्या होता है, पौधा और पंक्ति के बीच की दूरी का है वो ध्यान नहीं रखते हैं अपन। दूसरा है स्क्वायर प्लांट ज्योमेट्री यानी वर्गाकार विधि। क्या है स्क्वायर प्लांट ज्योमेट्री, वर्गाकार विधि। अगर अपन बात करें स्क्वायर प्लांट ज्योमेट्री की बात करें तो इस विधि में पौधे से पौधे की दूरी तथा पंक्ति से पंक्ति की दूरी को समान रखा जाता है। स्क्वायर प्लांट ज्योमेट्री में क्या होता है, पौधे से पौधे की दूरी तथा पंक्ति से पंक्ति की दूरी समान रखी जाती है और जो ज्योमेट्री बनती है वो वर्गाकार बनती है। कैसे बनती है, ज्योमेट्री बनती है वो वर्गाकार बनती है, क्योंकि पौधे से पौधे की दूरी और पंक्ति से पंक्ति की दूरी है वो समान रखी जाती है। यह बहुत कम स्थान घेरने वाली फसलों में नहीं अपनाई जाती है। ऐसी फसलें जो बहुत ही कम स्थान घेरती है उन फसलों में वर्गाकार विधि है वो नहीं अपनाई जाती है। जैसे कम स्थान घेरने वाली फसलें जीरा हो गई, उसके अलावा अपन बात करें तो अपनी मूंग है, मोट है, ये जो कम स्थान घेरने वाली फसलें हैं इनमें अपन वर्गाकार विधि नहीं अपना सकते, स्क्वायर मेथड है वो नहीं अपनाते हैं। अगली है अपनी वो है रेटिकुलर यानी आयताकार विधि। कौन सी है, आयताकार विधि है। आयताकार विधि की बात करें तो इस विधि में पंक्ति से पंक्ति की दूरी अधिक होती है तथा पौधे से पौधे की दूरी होती है वो कम रखी जाती है। इस विधि में क्या करते हैं, आयताकार विधि में पंक्ति से पंक्ति की दूरी होती है वो अधिक रखी जाती है तथा पौधे से पौधे की दूरी होती है वो कम रखी जाती है। तो ये हो गए अपने क्रॉप ज्योमेट्री हो गई, फसल को ज्यामिति है वो हो गई। अब अपन बात करते हैं किसी प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला की बात करें तो प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या ज्ञात करने के फॉर्मूला की बात करें, अगर कोई अपना क्वेश्चन पूछ लेता है कि एक हेक्टेयर में किसी फसल के पौधे हैं वो कितने होते हैं, लगाए जाते हैं, तो अपन को फॉर्मूला याद रखना है क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में और R/P रखते हैं वो रखते हैं मीटर में। और अगर अपन बात करें क्षेत्रफल को अपन एक हेक्टेयर है उसको लगभग 10,000 मीटर स्क्वायर मानते हैं। तो अगर अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 10,000 मीटर स्क्वायर। अगर मान लो अपन को 5 हेक्टेयर दिया है तो अपन 50,000 मीटर स्क्वायर अपन करेंगे, R/P करेंगे। तो अपन को ध्यान रखना है क्षेत्रफल लेना है वो मीटर स्क्वायर में लेना है और R/P है वो भी अपन को किस में रखनी है, मीटर में रखनी है। तो अपन को प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या का पता चल जाएगा। तो ये अपन ने एक लेसन इसमें पढ़ लिया है क्रॉप डेंसिटी एंड ज्योमेट्री। क्रॉप डेंसिटी के बारे में अपन पहले ही चर्चा कर चुके हैं और अब अपन ने ज्योमेट्री भी पढ़ ली है। क्रॉप ज्योमेट्री क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, उन सब के बारे में अपन ने बात की है। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन बात करते हैं, इससे आगे अगले लेसन की बात करते हैं। उससे पहले मैं अगर कहना चाहूँगा, अगर किसी महाविद्यालय में है वो प्रॉपर टीचर नहीं है तो आपको निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपनी स्टडी को है वो जारी रखना है और जो जिंदगी में संघर्ष होते हैं, जो परिस्थितियाँ आती है, उन परिस्थितियों से अपन को घबराना नहीं है, हमेशा ये उससे संघर्ष करते रहना चाहिए। किसी जंगल में सुबह जब हिरन जागता है तो वो यही सोचता है कि आज अगर मैं जी जान से नहीं भागा तो मैं किसी दूसरे जानवर के द्वारा मारा जाऊंगा। उसी जंगल में जब सुबह शेर जागता है तो वो ये सोचता है अगर मैं आज जी जान से नहीं भागा तो मैं भूखा मरूंगा। तो आप चाहे शेर हो या चाहे हिरन हो, आपको भागना तो पड़ेगा। अगर आप प्रोफेसर से पढ़ते हो, अगर आपके कॉलेज में पढ़ाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी पढ़ाते हैं तो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। दोनों को पढ़ना पड़ेगा, चाहे आप यूनिवर्सिटी में हो तो भी पढ़ना पड़ेगा, कॉलेज में हो तो भी पढ़ना पड़ेगा। तो अपन को परिस्थितियों से घबराना नहीं है, अपन को हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए और जिंदगी में जो आने वाली परिस्थितियाँ है उनको अपना एक अनमोल उपहार समझ कर अपन को ग्रहण करते रहना चाहिए। क्योंकि इंसान है वो ठोकर खाने से ही उसको अक्ल आती है, बादाम खाने से नहीं आती है। तो जितने अपने ज़िंदगी में ठोकरें आएगी, जितने अपने स्ट्रगल लाइफ होगी, उतना ही है इंसान है वो निखरेगा। अब्दुल कलाम ने तो एक का वाक्य भी कहा है इस पर कि सूरज की तरह अगर अपन को चमकना है तो सूरज की तरह जलना भी पड़ेगा। तो अब अपन बात करते हैं इससे आगे लेसन की। अगला लेसन है अपना ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन। ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन, इष्टतम पादप संख्या। अब अपन बात करते हैं कि ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन क्या होता है, इष्टतम पादप संख्या क्या होती है।
यह प्रति इकाई क्षेत्र में अधिकतम उत्पादन तथा बायोमास उत्पादन करने के लिए आवश्यक पौधों की संख्या है। इष्टतम पादप संख्या की बात करें तो वो किसी प्रति इकाई क्षेत्र में अधिकतम पादप की अधिकतम अपन को उपज प्राप्त हो और बायोमास प्राप्त हो उसकी संख्या है। अगर अपन मान लो ये अपना एक पौधा है, एक खेत है अपना, ये 1 हेक्टेयर का खेत है मान लो अपन, इसके अंदर अपन कितने अधिकतम पौधे लगा सके जिससे अपन को अधिकतम उपज प्राप्त होती हो और अपन को अधिकतम बायोमास प्राप्त होता हो, यानी कि अपन को जैविक पदार्थ प्राप्त होता हो, भूसा वगैरह प्राप्त होता हो। उन पौधों की संख्या ही क्या कहलाती है? इष्टतम पौधे से पादप संख्या कहलाती है। प्रति इकाई अधिकतम उत्पादन तथा अधिकतम बायोमास प्राप्त करने के लिए जितने अधिकतम पौधों की संख्या लगा सकते हैं, एक निश्चित संख्या होती है। अगर अपन कम पौधे लगाएंगे तो अपन को उत्पादन प्राप्त कम होगा, लेकिन अपन पौधों की संख्या अगर धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो एक सीमा ऐसी आएगी जहां पर अपन को अधिकतम उपज प्राप्त होगी। उसके बाद में अगर अपन पौधों की संख्या अधिक लगाएंगे तो पौधों को प्रॉपर पोषक तत्व तो नहीं मिल पाएगा, उनको प्रॉपर मृदा है उसे है अपन को नमी नहीं मिल पाएगी और उनकी उपज है कम आएगी। तो पौधों की वो संख्या, अधिकतम संख्या जहां पर अधिकतम पौधों से अपन को उपज प्राप्त होती है वो इष्टतम संख्या कहलाती है। इस पादप संख्या के बाद में न तो पादप बायोमास में वृद्धि होती है न ही कमी होती है। तो इष्टतम पौधों की अपन पादप संख्या के बाद में अगर अपन ज्यादा पौधे लगाते हैं तो इससे न तो अपन को उपज में कमी आएगी न ही उपज में वृद्धि आएगी। पादप संख्या का महत्व किसी फसल की उपज उसके अंतिम पादप संख्या पर निर्भर करती है। पादप संख्या किसी फसल के बीज अंकुरण प्रतिशत तथा उसके खेत में पनपने पर भी निर्भर करती है। अगर अपन पादप संख्या की बात करें कि पादप संख्या है वो किस पर निर्भर करती है, पादप संख्या, तो पादप संख्या है वो बीज अंकुरण पर निर्भर करती है। उसके अलावा अगर अपन बात करें और किस पर निर्भर कर सकती है तो वो है खेत में पनपने की, खेत की जलवायु क्या है उस जलवायु के आधार पर है वो निर्भर करती है। तथा खेत में पनपने की जलवायु के आधार पर निर्भर करती है कि खेत में कितना है वो पनपता है, उसके आधार पर निर्भर करती है। अगला है अपना इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट पॉपुलेशन, यानी कि पादप संख्या का क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस क्या है, उनके बारे में अपन अगर बात करें तो वर्षा आधारित खेती में पादप संख्या अधिक होने पर मृदा नमी का उचित उपयोग नहीं हो पाता है, इसलिए वहां पर पादप संख्या कम रखी जाती है जिससे मृदा नमी का उचित उपयोग हो सके। जहां पर अपन वर्षा आधारित खेती करते हैं वहां पर अगर अपन पादप संख्या अधिक रखेंगे तो मृदा से है प्रॉपर नमी का है अपन अवशोषण नहीं कर पाएंगे, नमी का उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपन वहां पर है संख्या को निश्चित रखते हैं ताकि उससे अधिकतम अपन को नमी का उपयोग कर सके। जिस खेत में कम पादप संख्या होती है वहां पर एकल पौधों की उत्पादकता ज्यादा होती है। अगर किसी खेत के अंदर पौधों की संख्या कम है तो वहां पर एकल पादप का उत्पादन होता है वो अधिक होता है। अब मैं बात करता हूँ कि एकल उत्पादन क्या होता है। ये मान लो अपना खेत है, इसके अंदर पौधों की संख्या कम है, यहाँ ऐसे कम है, पौधों का जो डेंसिटी है वो कम है, तो अपन को एक पौधे से जो उपज प्राप्त होगी वो अधिक होगी, इस पौधे से जो उपज प्राप्त होगी अपन को वो अधिक होगी। लेकिन पूरे क्षेत्र की बात करें तो उपज कम प्राप्त होगी, लेकिन एकल पौधे की बात करें तो अपन को उपज है वो अधिक प्राप्त होगी। ठीक उसी प्रकार ये अपना दूसरा खेत है, इसके अंदर है प्लांट डेंसिटी ज्यादा है, पादप घनत्व ज्यादा है, पौधों की संख्या है वो अधिक है, तो इससे अपन को उपज प्राप्त होगी। एक पौधे से जो उपज प्राप्त होगी वो अपन को कम प्राप्त होगी और इस क्षेत्र से है वो उपज अधिक प्राप्त होगी। उससे आगे अपन देखें, जिस खेत में मृदा नमी व पोषणता असीमित होती है वहां पर पादप संख्या ज्यादा रखी जाती है, क्योंकि वो उत्पादन करने वाले विभिन्न कारकों का उचित उपयोग कर सकते हैं। जिस खेत के अंदर मृदा नमी अधिक है और पोषण है वो भी अधिक है, पोषक तत्वों की मात्रा है अधिक है, तो वहां पर पादप संख्या है वो अधिक रखी जाती है ताकि उनका है उचित उपयोग कर सके, भरपूर उपयोग कर सके। जिस खेत में अधिक पादप संख्या होती है वहां पर व्यक्तिगत पौधों द्वारा कम उत्पादकता प्रदान की जाती है। ये अब देख लो, मैंने यहाँ पर बताया कि व्यक्तिगत पौधे से या उपज है वो कम प्राप्त होती है, और जिस खेत में पौधों की संख्या कम होती है वहां पर है व्यक्तिगत पौधा या एकल पादप से है उपज अपन को अधिक प्राप्त होती है। उनके बीच में कम स्थान पाया जाता है, वो उचित कारकों का उपयोग नहीं कर पाते हैं। पादप संख्या बढ़ने के साथ साथ उत्पादन भी बढ़ता है।
पादप संख्या अगर अपन किसी क्षेत्र के अंदर प्रति इकाई क्षेत्र के अंदर पादप संख्या बढ़ाएंगे तो पादप संख्या की बढ़ने के साथ साथ में उत्पादन भी बढ़ता है, परंतु एक सीमा पर वो उत्पादन गिरना शुरू हो जाता है। एक सीमा के बाद में उत्पादन में गिरावट आ जाती है, उत्पादन में कमी आ जाती है। इस स्थिति में प्रति इकाई क्षेत्रफल में पादप संख्या बढ़ाने पर प्रति इकाई क्षेत्रफल का उत्पादन कम हो जाता है। इस स्थिति में उपस्थित पादप संख्या को इष्टतम पादप संख्या कहते हैं। अब इष्टतम पादप संख्या की बात करें, क्या होता है कि किसी क्षेत्र विशेष में पौधों की संख्या को लगातार बढ़ाया जाता है तो उसके उत्पादन में भी वृद्धि होती है, लेकिन एक सीमा बाद में उत्पादन में गिरावट आने लगती है, उत्पादन में कमी आने लगती है। उस सीमा को अपन क्या बोलते हैं? उस सीमा को है अपन इष्टतम पादप संख्या बोलते हैं। अब अपन देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग प्लांट पॉपुलेशन, यानी पादप संख्या को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। उन कारकों की अगर अपन बात करें कि पादप जो प्लांट डेंसिटी है, पादप संख्या है, उनको कम प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। उनको प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें तो पहला कारक है वो है आनुवांशिक कारक। कौन सा है? आनुवांशिक कारक है जेनेटिक्स फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर कौन कौन से है जो पादप संख्या को प्रभावित करते हैं? तो इसमें पहला है पौधों का आकार। जिस साइज है वो अधिक होगी, उनकी यह पादप संख्या होगी वो कम होगी, और जिस पौधों की संख्या कम हो, साइज कम होगी, पौधों का आकार कम होगा, उनमें यह पादप संख्या अधिक होगी। प्रत्येक पौधा तथा उसकी किस्म भिन्न भिन्न आकार की होती है। पौधा फूल आने पर जितना क्षेत्रफल घेरता है वो उस फसल का क्षेत्र कहलाता है। यदि मान लो ये पौधा है अपना, ये कोई भी पौधा है, फसली पादप है, ये फूल आने पर यानी कि पुष्पन अवस्था के अंदर जितने क्षेत्र को घेरता है उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? फसल का क्षेत्र बोलते हैं। क्रॉप एरिया बोलते हैं, फसल का क्षेत्र बोलते हैं। दूसरा है पादप लोच, इलास्टिसिटी ऑफ द प्लांट। जो पौधे सीमित वृद्धि करते हैं जैसे बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, उनके लिए पादप लोच कम होता है, तथा असीमित वृद्धि करने वाले पादप जैसे कपास, अरहर, इनके लिए पादप लोच होता है वो अधिक होता है। सीमित वृद्धि करने वाले पादपों के लिए पादप लोच कम होता है और असीमित वृद्धि करने वाले पादपों के लिए पादप लोच होता है वो अधिक होता है। अधिकतम आर्थिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए जितना न्यूनतम क्षेत्रफल पादप घेरता है वो उसकी पादप लोच कहलाती है। पादप लोच की बात करें कि पादप लोच क्या होता है, तो अधिकतम आर्थिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए पौधा जितना न्यूनतम स्थान घेरता है उस स्थान को क्या बोलते हैं? अपन पादप लोच बोलते हैं, प्लांट इलास्टिसिटी बोलते हैं। अगला है मृदा ढकाव। कौन सा है? मृदा ढकाव या फोरिंग एरिया ऑफ सॉइल कवर। मृदा ढकाव की बात करें तो मृदा को शीघ्रता से ढकने वाली फसलों की बुआई करें ताकि अधिकतम सूर्य के प्रकाश को अवरुद्ध किया जा सके। मृदा को है जो शीघ्रता से ढकने वाली फसलें, उनका प्रयोग करना चाहिए बुआई में, ताकि यह मृदा से नमी की मात्रा है, सूर्य की किरणों के द्वारा वाष्पीकरण होता है जल, उसको है अधिक से अधिक अपन रोक सके। तो ये हो गए अपने जेनेटिक्स फैक्टर। ये जेनेटिक्स फैक्टर है, पादप संख्या को प्रभावित करने वाले कारक है। अब अपन देखते हैं वातावरणीय कारक। अगला है कि उस सूर्य के प्रकाश को अवरुद्ध करने के लिए अधिक सूखे पदार्थ का उत्पादन किया जाता है और कम अंतरण वाली फसलें जैसे चौड़े अंतरण वाली फसलों की तुलना में अधिक सौर विकिरण को रोकती है। अगला है फसल व किस्म। जैसे फसल और किस्म की बात करें अपन, इसमें चावल की बात करें, धान की बात करें तो शॉर्ट ड्यूरेशन वाली धान है, जो कम अवधि के धान होती है, उनके पौधे है 6,66,667 पौधे हैं वो प्रति हेक्टेयर लगाए जाते हैं, और इनमें R/P रखी जाती है, वो रखी जाती है 15x10 सेंटीमीटर। और मध्यम जो पौधे हैं उनके लगे R/P रखा जाता है 20x10 सेंटीमीटर, और जो लंबी अवधि के पौधे हैं वो रखे जाते हैं 20x15 सेंटीमीटर। दूसरा, अगर अपन कॉटन की बात करें तो कॉटन में अलग अलग प्रकार से है वो R/P रखी जाती है। जैसे मीडियम कॉटन है तो उनके 60x30 सेंटीमीटर रखा जाए, लॉन्ग के 75x30 सेंटीमीटर रखते हैं, और हाइब्रिड के रखते हैं अपन 120x45 R/P रखा जाता है। मक्का की अगर अपन बात करें तो मक्का में R/P रखते हैं 60x20 सेंटीमीटर रखते हैं। हाइब्रिड मक्का की बात करें तो इसमें रखते हैं अपन 60x35 सेंटीमीटर है वो R/P अपन रखते हैं।
अगला है पर्यावरणीय कारक। पर्यावरणीय कारक बुआई का समय। फसल अगर अपन है उचित समय पर बुआई करते हैं पादप संख्या अधिक होगी, और अगर अपन उचित समय पर फसल की बुआई नहीं करते हैं तो पादप संख्या कम होगी। दूसरा है वर्षा। कम पानी वाले क्षेत्रों में पौधों की संख्या कम होती है तथा अधिक पानी वाले क्षेत्रों में पौधों की संख्या होती है वो अपन अधिक रखते हैं। फिर है उर्वरक उपयोग, फर्टिलाइजर यूज। अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने व अधिकतम पादप संख्या प्राप्त करने के लिए मृदा में उचित मात्रा में पोषक तत्व होना आवश्यक है। अधिकतम अपन को उत्पादन प्राप्त करने तथा अधिकतम पादप संख्या प्राप्त करने के लिए मृदा में उचित मात्रा में पोषक तत्व होना अपना आवश्यक होता है। अतः अधिकतम पादप संख्या प्राप्त करने के लिए मृदा में उर्वरक होना भी जरूरी है। अगला है अपना अधिकतम, अगर अपन पादप संख्या की बात करें तो अधिकतम अपन को पादप संख्या प्राप्त करने के लिए मृदा का उर्वरक होना भी जरूरी होता है। उससे अगला अपन बात करें सीड रेट की, तो इकाई क्षेत्रफल में बोए गए बीज की दर तथा उसकी जैविकता तथा उसकी स्थापना पादप संख्या को मुख्य रूप से प्रभावित करती है। बीज दर की बात करें सीड रेट की, तो इकाई क्षेत्रफल में बोए गए बीज की दर तथा उसकी जैविकता, यानी कितने बीज अपन ने बोए थे उनमें से कितने बीज है वो जैविक थे वो भी है निर्भर करती है। अगली है षटकोआ विधि में पंक्ति विधि की तुलना में अधिक बीज की आवश्यकता होती है। षटकोआ विधि में अपन को पंक्ति बीज की विधि से अगर अपन बुआई करते हैं तो उसमें अधिक अपन को आवश्यकता होती है। ऐसे चावल की सीधी बुआई के लिए 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उपयुक्त रहती है, परंतु पंक्ति में उसे 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बीज की उपयुक्तता होती है तथा स्थानांतरण के लिए 40 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर उपयुक्त रहती है। अगर अपन बात करें कि षटकोआ विधि में बीज की अपन को अधिक आवश्यकता होती है पंक्ति विधि की तुलना में। अगर अपन धान की बात करें तो धान को षटकोआ विधि के लिए 100 किलो बीज की आवश्यकता होती है, पंक्ति विधि के लिए 60 किलो, और अपन ट्रांसप्लांटिंग की बात करें तो उसके लिए 40 किलो बीज की अपन को आवश्यकता होती है। तो ये अपने आज पादप संख्या को देखा। पहले अपने जेनेटिक्स कारक देखे, उसके बाद में अपन ने पर्यावरणीय कारकों की बात की। तो मुझे आशा है कि जो आज अपन ने चर्चा की है लेसन में ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों के पास में है इन क्लासों को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि उनको भी है वो अधिक से अधिक फ़ायदा मिल सके और उनके भी है ओजीपी अच्छी बनाने में सहायक हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।